बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राशिद हिजाज़ी थिंक टैंक के साथ। और नाज़रीन, आज हम जिस शख्सियत से गुफ्तगू कर रहे हैं, खालिस्तन अवामी शख्सियत, मेरी उनसे जो मुलाकात हुई और मैंने उनके बारे में जो तासुर मेरे ज़हन में आया है कि ऐसे बंदे जिनके दिल में अवाम का दर्द है, जो अवाम के लिए सोचते हैं, अपने इलाके के लिए सोचते हैं, और जिनकी ज़िंदगी का मावर यह है कि खिदमत खल्क़ करनी है, अवाम की बेहतरी के लिए कुछ करना है, और अवाम की बेहतरी के लिए जो कुछ सोचे उसका हक़ बनता है कि वो मैदान सियासत में आए। तो मैदान सियासत में अपना रोल अदा करने के लिए राजा बाबर करामत साहब मेरे पास मौजूद हैं और मैं उनको वेलकम करता हूँ। गुज्जर खान से इनका ताल्लुक़ है। ये एक रावलपिंडी की अहम तरीन तहसील और ख़ित्ता पोठवार की, जिसे कहते हैं अलामत और शनाख्त, गुज्जर खान, सरवर शहीद निशान हैदर का इलाका। और आज के हवाले से देखा जाए तो मौजूदा जो स्पीकर हैं राजा परवेज़ अशरफ इसी इलाके से हैं, साबिक़ वज़ीर आज़म भी थे, और भी बड़ी शख्सियात, और ये मरदम खेज़ खित्ता है। और जहाँ से मैदान सियासत में आने वाले जनाब राजा बाबर करामत साहब आज मेरे मेहमान हैं, और ये सियासत कर रहे हैं मुस्लिम लीग नून के प्लेटफार्म से। ठीक है जी, जमहूरी हक़ है, लेकिन अपनी जमात के हवाले से इनकी क्या सोच है, ये क्या करना चाहते हैं अपने इलाके के लिए, तो आज यही हमसे बात करेंगे। राजा साहब, वेलकम टू माय शो। बहुत शुक्रिया जी आपका और आपके चैनल का। सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, और मेरे जो नाजरीन हैं उनकी भी ख्वाहिश होगी, आपके हल्के जो वोटर हैं वो भी यकीनन मुंतज़िर होंगे कि राजा साहब कुछ कहें, और वो क्या कहेंगे जो मैं पूछूंगा। और मैं ये पूछ रहा हूँ कि आप मैदान सियासत में क्यों आए, क्या सोच थी जिसने आपको सियासत के मैदान खारजार में आने पर मजबूर किया। जी राजा साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, मैं मशकूर हूँ दोबारा आपके चैनल का भी और आपका भी, आपने मुझे ख्यालात के इज़हार का मौका दिया। मैं अपनी तहसील के कुछ मसाइल हैं जो बुनियादी मसाइल हैं, जिनको मैं, एज मेरी 36 साल है और 85 की पैदाइश है मेरी, तो मैंने जब मैट्रिक किया तो 2001 से मैं पिछले 21-22 साल से अपनी तहसील गुजर खान को देख रहा हूँ कि वो एक बुनियादी हॉस्पिटल से जो है ना, सेहत के मामले में अगर देखें तो तहसील गुजर खान तकरीबन दोनों मरकज़ है जो मेरे, दौलताला और बेवल, ये तकरीबन 50 किलोमीटर का डिस्टेंस बनता है। और वहाँ से जब रूरल इलाकों से पेशेंट आता है तो पहले उसकी पर्ची कटी हुई होती है कि गो टू रावलपिंडी, यानी मजीद 50 किलोमीटर अपना पेशेंट लेके आप रावलपिंडी की तरफ चले जाएं। इसी तरह आप एजुकेशन को देख लें, यूनिवर्सिटी तक अभी तक मेरी तहसील गुजर खान में नहीं है, जो पंजाब की बड़ी तहसील है। ठीक है, और फिर इस तहसील का एक बेशतर हिस्सा जो है वो फॉरेन में है, ज़र मुबादला के हवाले से ये फैसिलिटेट कर रही है। और वो हमारे शहरी जितने भी बाहर ओवरसीज़, वो जब तरक्की याफ्ता मालक से अपनी ऐसी तहसील के अंदर आते हैं तो उस तहसील गुजर खान में चीटी रोड के ऊपर गाड़ी खड़ी करने की जगह नहीं है। ऐसे बुनियादी मसाइल हैं। इन मसाइल को देखते हुए मैंने अपने आप को इस मैदान अमल में पेश किया कि मैं इस अपनी तहसील के लिए जो अपनी कोशिश कर सकता हूँ, जो काविश कर सकता हूँ, वो करूँ। ये आपकी सोच तो अच्छी है, और इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि आपने अपनी तहसील के, अपने इलाके के, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के मसाइल का इदराक किया है और उसके हल के लिए आप मैदान सियासत में आए हैं। लेकिन जब आप मुरवजा सियासत को देखते हैं, और मुरवजा सियासत में, माफ़ कीजिएगा, आप तो खिदमत का तस्वर लेकर आए हैं, और ख़िदमत के हमने नारे ज़रूर सुने हैं, लेकिन जो भी मसनद इक़्तिदार तक पहुँचा है वो खिदमत की बजाय दौलत के चक्कर में हो जाता है। आखिरी तेज़ वही रहती है, सियासत की भी, खिदमत में भी तेज़ी आती है, लेकिन वो दौलत की तेज़ ज़्यादा ताकतवर हो जाती है। आप बताएं कि खिदमत खल्क़ के हवाले से जो सियासत का असल मंज़र है वो क्यों सामने नहीं आता, और मुंतखब होने वाले अरकान असम्बली, आप तो अभी जाने जा रहे हैं तो मसाइल आपके सामने हैं, उन्होंने इन मसाइल के हल के लिए तवज्जो क्यों नहीं दी, जबकि ये इलाका तो वज़ीर आज़म का हल्का है, साबिक़ वज़ीर आज़म परवेज़ अशरफ, अब भी वो स्पीकर हैं जो कि सब कुछ करना चाहें तो कर सकते थे, अब भी वो बेअसर नहीं है। इस पर ज़रा रोशनी डालें। देखें जी, एक तो मैं आपके चैनल के तवसत से अपनी आवाम को भी एक अपील करना चाहूँगा, सियासत का तरीक़ाकार हमें चेंज करना पड़ेगा। हमें अपने लोगों की, अब हमें हमारे जो लोग हैं उनको अपनी सोच चेंज करना पड़ेगी, उनको अपनी डिमांड्स जो सियासियों से या अपने नुमाइंदों से जो डिमांड है उसको करेक्ट करना पड़ेगा। जब हमारी डिमांड एक सियासी नुमाइंदे से ये होगी कि वो हमारे मतलब जनाजे में आए,
हमारे पास मैयत पे फातिहा खानी के लिए, ठीक है हमारे कल्चर का ये हिस्सा है, होना चाहिए, लेकिन सियासी नुमाइंदे की ये जिम्मेदारी नहीं है और ना ही हमारी ये डिमांड होनी चाहिए बीइंग वोटर या बीइंग पब्लिक, ठीक है, ये डिमांड नहीं होनी चाहिए कि वो हमारे सियासी नुमाइंदा हमारे शादी के वलीमे में आए। अक्सरीती जो मेरे हल्के का सियासी है, मैं किसी का नाम लिए बगैर कहता हूं, मेरे हल्के का बुनियादी मसला यह है कि हमारे लोगों को यह सोचना पड़ेगा कि इन सियासियों को हम जनाजों, फातिहा और वलीमों तक महदूद ना करें और इन पे आमन पे पाबंदी लगाएं। सिर्फ कल्चर ये बना हुआ है कि कहीं पे कोई काम की जिम्मेदारी नहीं है, ना हमारी डिमांड है, सिर्फ एक डिमांड है कि फलां हमारी शादी पे आए, फलां हमारे पास कचहरी में कोई मसला है, फलां जगह पे आए। कानून की हुक्मरानी भी तब होगी जब हम इन सियासियों को अपने ये दुखती रगें, दुखती नब्ज देना छोड़ देंगे। ठीक है, मैं खुद बहैसियत सियासतदान आपके पास बैठा हूं, लेकिन ये मैं पॉइंट आउट कर रहा हूं और अवाम से दरख्वास्त कर रहा हूं आपके चैनल से कि मेरे हल्के की अवाम को ये चीज करना पड़ेगी, तब ही जाके आगे मसाइल हमारे हल होंगे। बड़ी अच्छी आपने एक निशानदेही की है कि कल्चरल चेंज आनी चाहिए, तभी पॉलिटिकल चेंज आएगी। जब अवाम की डिमांड अपने मसाइल को हल कराने की बजाय अपनी शादी, जनाजों पे शिरकत और थाने कचहरी तक महदूद रह जाएगी, तो फिर यही कुछ मसाइल हैं जो बढ़ते जाएंगे और ना अवाम के मसाइल हल होंगे और सियासी लोग बस इसी में अपना गुजारा करेंगे। ये पॉइंट तो आपने सही किया, लेकिन इसका ये कैसे चेंज हो सकती है? बुनियादी सवाल तो ये है जिसकी तवज्जो दिलाई है कि अवाम की जो माइंड सेट है, ये जो सोच है, ये किस तरह चेंज हो सकती है? अगर चेंज नहीं होती तो फिर सियासत कैसे बदलेगी? जी, ये एक सवालिया निशान है और पूरे पाकिस्तान का मसला है। ठीक है, आप जिसकी तरफ इशारा कर रहे हैं तो पूरे पाकिस्तान का ये मसला है और पूरे पाकिस्तान के हर हल्के के अंदर ये कल्चर डेवलप है। इसलिए कह रहा हूं, ठीक है, बिल्कुल ये चेंज लोगों ने लानी है। मैं भी ये कह रहा हूं कि लोगों कैसे चेंज लोगों ने लानी है। अब जैसे मैं अमल पैरा हूं इसके ऊपर, मेरे हल्के के लोग जानते हैं कि इन चीजों का मैं बरमला कन्विंसिंग भी कर रहा हूं और अपनी जो कोशिश है वो मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं कम अज कम अपने हल्के के अंदर लोगों को मोटिवेट करके इसकी तब्दीली लाऊं। इसी तरह हर हल्के के अंदर जो नुमाइंदा लोग हैं जो इस तरफ लेकर जाना चाहते हैं, उन लोगों का लोग साथ दें। अच्छा, आपने अपनी सियासत के लिए जो मैदान मुंतखब किया है, हल्का तो आपका वो है हल्का 9 जी, PP9 है गुजर खान का, ये तो आपका सियासी हल्का हो गया कॉन्स्टिट्यूंसी का। लेकिन आपने जमाती तौर पर जिस प्लेटफॉर्म को चुना है वो है मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। और क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो आपकी चूँकि लोकल सियासत है, तो मैं ज़रा लोकल सियासत पे आऊँगा कि गुजर खान में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो क़यादत है वो इतनी फ़ाल और मुतहर्रिक है कि वो जो आप कह रहे हैं तब्दीली रायमा की या सियासी तौर पर अमल की, उसमें अपना किरदार अदा कर सकती है और अवाम की सही मानों में जिसे पजीराई कहते हैं उस पे हो सकती है जो मौजूदा सियासी क़यादत है आपकी गुजर खान की और आपकी हल्का 9। जी, मैं तो मुस्लिम लीग नून जो है जी, वो मेरी थोड़ा सा आपके सवाल से हट के पहले वो जवाब है कि मुस्लिम लीग नून जो है वो मेरी चॉइस इसलिए है जी कि वो पंजाब की एक बड़ी नुमाइंदा जमात है और मुस्लिम लीग नून की पाकिस्तान के अंदर 3 टेन्योर में जब भी गवर्नमेंट आई तो जो मेजर काम हुए पाकिस्तान के अंदर वो अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम लीग नून के टेन्योर में हुए। लेकिन मैं मायूस हूं अपनी लोकल क़यादत पे, PMLN की। मेरे पास PMLN की लोकल जो क़यादत है तहसील गुजर खान की, उसने PMLN के कई पार्ट कर दिए, कई टुकड़ों में उसको तकसीम कर दिया है। इस चीज का इजहार मैं 12 दफा पार्टी लीडरशिप के भी आगे और जो जिम्मेदार दोस्त है जहां तक मैं पहुंच सकता हूं पार्टी लीडरशिप के, मैं वहां तक पहुंचा चुका हूं कि ये जो चीजें हमारे पास पार्टीशन बन चुकी है तहसील गुजर खान में, ये आने वाले इलेक्शन में हमें नुकसान। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह हटदर्मी है। कुछ हमारे पास लोकल कायदीन ऐसे हैं जो पिछले 30-35 साल से चले आ रहे हैं। वो 30-35 साल में भी अगर हमारी जमात के भी वो कायदीन और इसी तरह दूसरी जमातों का भी ये हाल है कि 2-3 चेहरे ऐसे हैं जो पिछले 35-40 साल से तहसील गुजर खान के ऊपर बरसरे इक्तदार रहे, मुख्तलिफ टेन्योर में, कभी एक चेहरा, कभी दूसरा चेहरा, कभी दूसरी जमात, कभी दूसरी, लेकिन वो चेहरे चेंज नहीं हुए। तो आप अगर 35-40 साल में तहसील गुजर खान के शहरियों के लिए जो बुनियादी 3-4 चीजें वो आप प्रोवाइड नहीं कर सकते, तो आपके पास कौन सी जादू की छड़ी है जो आप इस दफा फिर दोबारा अवाम के पास जा रहे हैं? तो अवाम भी इनके चेहरे पहचाने कि अगर ये 35-40 सालों में अवाम को कोई डिलीवर नहीं कर सके तो आइंदा आने वाले ये टेन्योर में क्या करेंगे। सिर्फ ये इस चीज के ऊपर है कि हमने 35-40 साल तहसील गुजर खान की अवाम को गुलाम रखा और अब वो अपने अपने बेटों को लॉन्च कर रहे हैं ताकि आने वाली जो हमारी यूथ है
बेशतर गुजर खान का जो शहरी है, नौजवान है, वो 28-30 साल का शहरी नौजवान मतलब हमारा है, और वो माँ के पेट में था तो वो ये 2 नाम, गोद में था तो वो ये 2 नाम सुनने लगा है, 3 नाम सुनने लगा है पॉलिटिशियनों के। अब वो खुद बच्चों वाला हो गया है। लेकिन ये बाबे, जितने भी ये बाबे हमारे, ये बुजुर्ग हमारे मोहतरम, ये सियासी बाबे, ये छोड़ने का नाम नहीं ले रहे और अपने अपने खानदान के अंदर से अपना बच्चा या भतीजा लॉन्च करना चाह रहे हैं। मेरा इनसे सवाल ये है, जानशीन सवाल ये है, मुझे भी छोड़ दें, मैं भी नहीं इलेक्शन कंटेस्ट करता। बाखुदा आपके चैनल पे बैठ के ये कहता हूं कि मैं जो स्ट्रगल करना चाह रहा था, जो कर रहा हूं, जो आगे करूंगा वो करूंगा, इलेक्शन नहीं कंटेस्ट करूंगा। ये अपने अपने बच्चों को छोड़ दें। और तहसील गुजर खान का क्या कोई बासलाहियत नौजवान नहीं है, कोई और बासलाहियत नुमाइंदा नहीं है जो इनके खानदान से हट के हो या इनके बेटों से या इनके नाम से हट के हो, वो आगे आए, मैं छोड़ देता हूं। अच्छा, ये आपने जिस नुक्ते की तरफ तवज्जो दिलाई है राजा साहब, इंतहाई अहम है। ये सिर्फ गुज्जर खान का अलमिया नहीं है, तकरीबन हर हलके में यही गिरदाब है, यही उलझने हैं, बल्कि हमारी कौमी सियासत भी इसी भंवर के इर्द गिर्द घूम रही है। बिल्कुल, कि बाप के बाद बेटा या उसकी बेटी या उसके बाद आगे पोता या नवासी या सिलसिला, मतलब यही चल रहा है। तो जब ऊपर भी ये तसल्लुत है जानशीनी का और ख़ानदानी हाकमियत जो है, तमाम तकरीबन जो मुक़्तदर सियासी पार्टियाँ हैं, एक पार्टी के अलावा उसका भी देखें क्या होता है, तो जब ये सिलसिले चल रही हैं, उनकी मजहबी पार्टियों में भी यही कुछ आ गया है जी। तो जब सियासी पार्टियों ने जानशीनी के बुनियाद पर पूरा यगमाल बना ली है मुल्क की सियासत को, तो फिर ये कैसे तो हो सकता है कि जो छोटे शहर और कस्बे हैं यहाँ वो जानशीनी से बाहर निकले? ये तो चेन और जंजीर जुड़ी हुई है ना। देखिए, अब जो सोशल मीडिया का दौर है, इसमें मैंने जो ग्रास रूट लेवल पे देखा है और एक बहुत बड़ी चेंज देख रहा हूं मैं, जो शायद आने वाले इलेक्शन में हमें प्रैक्टिकल तौर पे नजर आए। उसके सोशल मीडिया के असरात होंगे, सोशल मीडिया के बिल्कुल असरात होंगे। अभी एक फैमिली मेंबर है ना जी, पहले तो ऐसे था, जो हमारा ज़ाहिर है देहाती एरिया पे, जो मेरा हल्का है वो ज्यादा देहाती एरिया पे और ज़राअत पे मुश्तमिल है, तो एक घर का फर्द अगर फैसला कर देता था, बल्कि आप ऐसे समझें कि गांव का एक बड़ा फैसला जो कर देता था, उस तरफ सारा वोटर जाता था। अब एक घर के अंदर अगर 5 अफराद हैं तो वो 5 अफराद भी जो है ना वो एक सोच नहीं रखते, मुख्तलिफ सोचें उनकी, ठीक है। जो भी बेहतर सोचता है, ये तो खुदा को बेहतर पता है कि कौन सा फर्द सही सोच रहा है कौन सा नहीं, लेकिन उनकी सोच मुख्तलिफ है। ये सोशल मीडिया के असरात है, मतलब एक शऊर पैदा किया, सियासी शऊर, ये समझते हैं। अच्छा, अब आप ये समझते हैं कि सियासत में सोशल मीडिया का इम्पैक्ट, चूँकि आपने बड़ा अहम नुक्ता छेड़ा है, ये भी एक फैसला कुन फैक्टर हो सकता है सियासी अमल में, सोशल मीडिया के जो असरात हैं? बिल्कुल, मैं आपकी बात से इत्फाक करता हूँ। और ये पाकिस्तान की 74-75 साल तारीख में ये जो आने वाला इलेक्शन होगा, ये इंतहाई अहम होगा। और ये इलेक्शन जितने भी अंदाज़ा नुमा हमारे दोस्त हैं, उनकी ख्वाहिशात से भी मुख्तलिफ होगा, क्योंकि ग्राउंड लेवल पे सोशल मीडिया की वजह से हर एक चीज़, शहरी हर एक चीज़ से बाखबर है। इवन यहाँ तक मैं जी अगर किसी फातिहा के ऊपर गया हूँ, अभी तो खैर मैंने 2-3 महीने से छोड़ दिया है, ये सारा खुद इस चीज़ों के पीछे हट रहा हूँ, लेकिन एक उम्मीदवार अगर किसी एक जगह पे गया है, दूसरी पे नहीं गया, तो वो नहीं छुप सकता कि आज दिन को ये 1 घंटा यहां था, दूसरा घंटा कहां था। तो उसकी जो कारकर्दगी है या उसकी जो सलाहियत है, वो कैसे छुप सकती है? उसको जांचने का बेहतरीन फोरम ये सोशल मीडिया आ गया। और इसी सोशल मीडिया के असरात अगले इलेक्शन में आप बखूबी देखेंगे कि किस तरह वो डिफरेंट रिजल्ट आते हैं उसके। अच्छा, आपने भी एक फिक्र इस्तेमाल किया है, मैं उससे सोच रहा हूँ। आपने कहा कि ये लोगों की ख्वाहिशात के बरक्स भी हो सकता है। वो कौन से लोग हैं जिनकी ख्वाहिशात के बरक्स होगा? अलग इलेक्शन होता है, लोगों की ख्वाहिशात का तर्जुमा नहीं। मेरा ये इशारा चले, बिल्कुल मेरा ये इशारा मेरे तहसील गुजर खान के उन बाबा सियासत, मेरा ये उनकी तरफ है। अच्छा, ठीक है, सियासी बाबों की तरफ है कि वो जो उनकी जमा तफरीक है वो इंशाल्लाह ताला इस दफा मुख्तलिफ होगी। बड़ी अच्छी आप बातें कर रहे हैं, मतलब यू आर इंस्पायरिंग मी। ऐसी बातें आप समझते हैं कि अब ये वक्त आ गया, खुलकर डिबेट होनी चाहिए और यही बातें डिस्कस होनी चाहिए। बिल्कुल। तो आप इस सिलसिले में अपनी जमात के अंदर, आपकी अपनी जमात है, प्लेटफार्म मुस्लिम लीग का, उसके अंदर ये जो तवाना आवाज़ है, इसको बुलंद करने के लिए आपके पास क्या लाहेअमल है अपनी जमात के अंदर? जी
देखिए, मैं जो मेरा हल्का जानता है, मैं पिछले 3-3.5 साल से नौजवानों के अंदर खुसूसन वो मेहनत कर रहा हूँ अपनी तहसील गुजर खान के नौजवान को उजागर करने के लिए। उसके लिए मैंने एक दिन में 3-3, 4-4 ग्राउंड्स में इवेंट रखवाए। सियासी राब्ते, जी सियासी राब्ते 3-3, 4-4 ग्राउंडों में मुख्तलिफ क्रिकेट के टूर्नामेंट, फुटबॉल का, हॉकी का, कबड्डी का, मुख्तलिफ सकाफती इवेंट्स जितने भी हैं वो करवाए। एक दिन में 4-4, 5-5 चीजें मैंने अटेंड की हैं। मैं पिछले 3-4 साल से अपना बिजनेस सब चीजें छोड़ के, खुद मतलब बिजनेस को छोड़ के अपनी उस काज में लगा हूं जो एक अंदर से मेरी ख्वाहिश है कि मैं अपनी तहसील गुजर खान के लिए कुछ ना कुछ अपनी आवाज बुलंद करके कुछ ना कुछ अपनी तरफ से अच्छा कर सकूं। तो उसमें मैंने खुद प्रैक्टिकल, आपका कैमरा गवाह है, आप जाके मेरे हल्के से चेक कर सकते हैं कि मैंने अपने खुद पैसे कमा के, मैं अभी कोई पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं हूं, लेकिन खुदा की जात का करम है, मैं एक मजदूर पेशा बंदा हूं और उस तरह का मेरे पास कोई बिजनेस भी नहीं है, सेल्फ मेड इंसान हूं। मैंने अपने पास से मुख्तलिफ गांव में वाटर सप्लाई स्कीमें करवाई। मैंने कुछ ऐसे स्कूल थे जहां पे कमरों की जरूरत थी, कमरे बनाए, जहां पे जी कुछ वॉशरूम्स की जहां जरूरत थी वहां वॉशरूम बनाए। किसी जगह पे कोई कब्रिस्तान की अगर दीवार नहीं थी, मुझे लोगों ने कहा, कम्युनिटी ने कहा कि यहां दीवार नहीं है, कब्रों की बेहरमती हो रही है, जानवर जाते हैं, मैंने वहां पे दीवार करवाई। अगर किसी सरकारी डिस्पेंसरी की दीवार गिरी हुई हो थी, ठीक है, वो भी मिसालें मौजूद है, मैंने जाके खुद करवाई। मुझे अफसोस ये है कि मेरे हल्के से अभी इलेक्टेड सूबाई असेंबली के PTI के मेंबर है, मेरे दोनों सूबाई हल्कों से मैंने पिछले 4 सालों में कोई एक अवाम गवाह है, ये देख ले, कोई एक स्पीच इनकी है अगर असेंबली फोरम पे, तो मुझे बता दे पिछले 4 सालों में। क्या ये नुमाइंदगी है हमारी? हम अगर कोई नुमाइंदा चुनते हैं तो वो ये हमारी नुमाइंदगी कर रहा है कि पिछले 4 सालों में जो फोरम है जहां पे आप मसाइल के लिए बोल सकते हैं, मांग सकते हैं, अपने हल्के की जंग लड़ सकते हैं कि मेरे हल्के में ये मसाइल है, वहां पे आप खड़े हो कि अगर कुछ कह ही नहीं सकते तो फिर आपकी क्या हक है आपको नुमाइंदगी का? मतलब आप समझे पार्लियामेंट में उनकी आवाज नहीं है? नहीं है। मैं चैलेंज करता हूं कि अगर पिछले 4 सालों में मेरे दोनों सूबाई हल्कों में PTI के MPs है, अगर कोई उनकी एक स्पीच है तो मेरे सामने ले। सही। अच्छा, ये भी बड़ी अहम बात है कि जब अवाम के नुमाइंदे हैं, असल फोरम तो असेंबली और पार्लियामेंट होता है, जहाँ अवाम की नुमाइंदगी करें, तो वहाँ उनकी आवाज़ ही नहीं, तो कैसे उनके मसाइल हल होंगे? ये एक बुनियादी बात होगी। दूसरी जो बात आपने कही है ना, वो थोड़ा सा उसको एलेबोरेट हम करना चाह रहे हैं, बेशक 1 मिनट दे दें उसका। क्या आपने नौजवानों को फाल और मुतहर्रिक करने के लिए मुख्तलिफ इवेंट करवा रहे हैं, और ज़ाहिर है कि नौजवान अगर जिंदा और बेदार हैं तो जवानों से उम्मीद रखी जा सकती है कि वो इस, और पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी कुव्वत है जो यूथ हमारी है, तो आप उनको सियासी तौर पर भी अपने साथ अपना शरीक सफ़र बना रहे हैं, और उसके लिए भी आपके पास कोई प्लान है? जी बिल्कुल, मेरे साथ अभी तकरीबन 900 नौजवान है जी। हमारा अपना एक गुजर खान यूथ विंग के नाम से प्लेटफॉर्म है, और उस पे 900 नौजवान हमारा ऐसा है जो सिंपल इस एजेंडे के साथ है, जो मैंने अभी मुख्तसर से टाइम में आपको अपना एक एजेंडा बताया कि हम किस एजेंडे के लिए सियासत में आए हुए हैं, वो इस एजेंडे के साथ खड़ा हुआ है। वो बारूसी सियासत, वो किसी पार्टी एजेंडे के साथ नहीं है, वो मेरे साथ खड़ा हुआ है, और उसका जो फैसला है वो मेरे साथ है कि आप अगर किसी भी सियासी जमात के अंदर जाते हैं, मैं बेशक PMLN के प्लेटफॉर्म से पिछले 5, 6, 7, 8 साल से PMLN के प्लेटफॉर्म के लिए PMLN के लिए काम कर रहा हूं। उम्मीदवार तो मैं पिछले 2.5-3 साल से कह रहा हूं कि मैं सूबाई असेंबली का इलेक्शन लड़ूंगा, लेकिन PMLN से भी टिकट मैंने खैरात में नहीं लेना। ठीक है, मैंने हल्के के अंदर मेहनत की है, हल्के के अंदर काम किया है। मुझे मुस्लिम लीग नून ने अगर टिकट देना है तो मेरे हल्के के मसाइल हल करने हैं तो मुझे टिकट दें, मैं आपके टिकट पे इलेक्शन लड़ता हूं, MPA बनता हूं। अगर मैं किसी MNA के सामने ऐसे हाथ बांध के मुझे खड़े होना है कि उसने मुझे रिकमेंड करना है तो मैं हाथ बांध के ऐसे खड़ा हो जाऊं, तो ऐसा सूबाई असेंबली का मेंबर बनने से बेहतर है मैं घर बैठ जाऊं। ठीक है, मैंने जो आपको बयान किया है कि मैं अपने हल्के की जंग लड़ने के लिए आया हूं। आप आगे कह रहे थे कि ये बेशतर पाकिस्तान का ही मसला है, बिल्कुल ये पाकिस्तान का मसला है। कोई भी सियासी जमात किसी MNA की रिकमेंडेशन के अलावा सूबाई असेंबली का टिकट नहीं देती, तो क्या ये ठीक है?
ये तो फिर वही पुराना सिस्टम चलता आ रहा है ना। इस दफा अगर मुस्लिम लीग नून को बेहतरी करनी है तो मैं मरियम नवाज साहिबा से ये अपील करता हूं कि आप हर हलके का खुद सर्वे करें और वो अपने नौजवान, वो आप अपने पार्टी के वफादार साथी देखें कि जो आपकी जमात के साथ 99 से लेके अभी तक उनके खानदान और वो खुद आपकी स्ट्रगल कर रहे हैं, आपकी पार्टी के साथ चलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनको कुचला जा रहा है। यानी आपकी जो बॉटम लाइन ये है कि मरीम नवाज टिकट देते हुए अपने MNAs के सामने हाथ बांध कर खड़े होने वालों को टिकट ना दे, बल्कि पार्टी के जो एक सेल बनाए जो सर्वे करे जी, और देखे कि असल खिदमत करने वाले और मुतहर्रिक और अहल उम्मीदवार कौन है। बिल्कुल यही आप कहना चाह रहे हैं। नाज़रीन, इतनी अच्छी बात, और इसमें मेरा ये ख्याल है कोई भी साहिब राय, कोई भी मुहिब वतन बंदा, कोई भी दयानतदार आदमी जो इस मुल्क की बेहतरी चाहता है, जो अवाम की बेहतरी चाहता है, राजा बाबर की इस बात से इख्तलाफ नहीं कर सकता कि इस मुल्क के अगर मसाइल हल करने हैं तो ये मारूसी जानशीनी, ये बादशाह के बाद बादशाह और शहजादे के बाद शहजादा और मलका के बाद शहजादी, ये सिलसिले ख़त्म होने चाहिए। सियासत खिदमत की बुनियाद पे होनी चाहिए। और जब आप जमहूरियत का नाम लेते हो तो फिर ये ज़रूरी तो नहीं है कि एक ख़ानदान की मारूसियत का शिकंजा डाल दिया जाए अवाम में। तो ये गुज्जर खान से आवाज़ लेकर उठे हैं राजा बाबर करामत साहब, और ये आवाज़ हुर्रियत फ़िक्र की आवाज़ है, ये आवाज़ शहरी आज़ादी की आवाज़ है, ये आवाज़ जमहूरियत की बका की आवाज़ है, ये आवाज़ अवाम के हकूक़ की आवाज़ है, ये आवाज़ सियासत, अवामी सियासत की सरबुलंदी की आवाज़ है, ये आवाज़ ग़ुलामी की जंजीरों को काटने की आवाज़ है, ये आवाज़ पाकिस्तान को ज़िंदा रखने की आवाज़ है। पाकिस्तान को ज़िंदा रखना है तो पाकिस्तान के नौजवानों को ताकत देनी होगी, और वो ताकत सियासी ताकत होगी, वो ताकत इख्तियार की ताकत होगी, जो इख्तियार उनके ख़ानदान के लिए नहीं होगा बल्कि अवाम के लिए होगा। राजा बाबर करामत साहब, आपकी अच्छी बातें सुनी और मेरे इस फोरम में आने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस दुआ के साथ कि अल्लाह करे कि आपके हलके के अवाम आपको अपनी नुमाइंदगी के लिए मुंतखब करें, फिर हम आपकी बातें असम्बली के ईवानों में सुनें। राशिद हिजाजी को इजाज़त दीजिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।